वेलकम स्टूडेंट्स, मैं इरशाद अहमद और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डायमेंशन एनालिसिस का एक और यूज़ लेकर आ रहे हैं। उसका यूज़ कहाँ पर होता है, तो आज का जो हमारे पास टॉपिक है डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ जो है हम डेरिवेशन ऑफ डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज़ के जो एक्सप्रेशंस हैं उनको डिराइव करने के लिए यूज़ करते हैं, या हम कह सकते हैं कि जो फिज़िक्स में अलग अलग फॉर्मूलेज होते हैं उनको डिराइव करने में हम डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ करते हैं। तो हमारे पास मैंने एक प्रॉब्लम लिया है और प्रॉब्लम जो है वो क्या है, प्रॉब्लम मेरे पास डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड t ऑफ ए सिंपल पेंडुलम विच मे डिपेंड अपॉन मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब यहाँ पर हम लिख सकते हैं L और G। अब टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड किस पे कर रहा है, हम डायरेक्ट अगर लिखेंगे इसका सॉल्यूशन, टाइम पीरियड जो है वो डिपेंड कर रहा है एक मास ऑफ बॉब, लेंथ ऑफ पेंडुलम, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ बॉब, यहाँ पर हम इसकी डायमेंशंस लिख देंगे, और नेक्स्ट लेंथ ऑफ पेंडुलम B, थर्ड वन GC। अब जबकि हम साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को जब हटाते हैं उसकी जगह जो है वो कांस्टेंट आ जाता है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी इक्वल्स टू K M A L B C 0। अब हम जो है इनका डायमेंशंस इक्वेशन रिप्रेजेंट करेंगे, हम पूरी क्वांटिटीज़ को हम डायमेंशनल इक्वेशन में हम रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास जो डायमेंशनल इक्वेशन होगी वो इस तरीके से होगी, जैसे T टाइम पीरियड के लिए M0 L0 T1, टाइम पीरियड इक्वल्स टू M मास है, मास के ऊपर A लेंथ L B, और उसके बाद नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के ऊपर जो डायमेंशन आएगी, एक्सेलरेशन है m माइनस M0 L1 T माइनस 0। अब नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि हम वन बाई वन एक एक डायमेंशन लेंगे। जैसे मास के लिए तो फर्स्ट अगर हम लेते हैं किसके लिए, मास, यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट केस में मास के लिए M0 इक्वल्स टू MA। तो A जो है अगर हम सिर्फ पावर्स को ही कंपेयर करेंगे तो A हमारे पास 0 आता है, फर्स्ट केस में A 0 आता है। फिर नेक्स्ट जो है हम अगर लेते हैं किसके लिए, लेंथ के लिए, तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास L के लिए अगर हम देंगे लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास L0, राइट हैंड साइड में हमारे पास LB, और यहाँ पर C LC। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडिड। तो हमारे पास क्या आ रहा है, अगर हम इनको लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड्स के डायमेंशंस को अगर हम क्या करेंगे, इक्वेट करेंगे, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है कि जो डायमेंशंस होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड की डायमेंशंस जो है वो मैच करनी चाहिए राइट हैंड साइड के बराबर। तो हमारे पास क्या आएगा, L0 आ रहा है और यहाँ पर L B प्लस C, और B प्लस C, और हम लिखते हैं B प्लस C जो है वो इक्वल्स टू 0 के बराबर आ रहा है। ये हमारा फर्स्ट और ये सेकेंड। थर्ड वन जो है हम डिराइव कर सकते हैं, थर्ड वन जो है वो टाइम के लिए है। तो डायमेंशंस ऑफ टाइम अगर देखें बोथ साइड, डायमेंशंस ऑफ टाइम अगर दोनों साइड हम देखेंगे तो दोनों साइड्स क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास टाइम के डायमेंशन जो है वो T1, और राइट हैंड साइड देखते हैं तो यहाँ पर टाइम नहीं है, यहाँ पर भी टाइम नहीं है, यहाँ पर टाइम है T माइनस 2C। फिर कंपेयरिंग करेंगे तो फिर से हम प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी
अप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड के डायमेंशन जो है वो राइट हैंड साइड्स की जो क्वांटिटीज़ है उनकी डायमेंशंस के बराबर आना चाहिए। तो माइनस सी इक्वल्स टू किसके बराबर 1, सी इक्वल्स टू माइनस आगे ट्रांसपोज होगा 1/2, सी जो है हमारे पास 1/2 आया। उसके बाद हम जो है सी की वैल्यू जो है ये हमारे पास थर्ड, सी की वैल्यू हम सेकंड में पुट कर सकते हैं सेकंड इक्वेशन में। तो हमारे पास जो है जो बी आएगा, तो देयरफॉर बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आती है, बी आएगा हमारे पास बी इक्वल्स टू माइनस सी, बी इक्वल्स टू सी की वैल्यू माइनस 1/2, बी इक्वल्स टू माइनस प्लस 1/2। तो हमारे पास जो b की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी हमारे पास है और उसके बाद c की वैल्यू भी है। तो नाउ हम इसको हम पुट करते हैं किसमें, इक्वेशन फर्स्ट जो हमारे पास जो फॉर्मूला है इसमें पुट करेंगे। तो हमारे पास क्या आएगा, t इक्वल्स टू के एम A0, b की वैल्यू है b 1/2 और c की वैल्यू जो है वो -1/2 आती है। उसके बाद नेक्स्ट जो है ये हो जाएगी हमारे पास k ऐसे रहेगा m0 एनीथिंग रेज टू पावर 0 इक्वल्स टू 1, l 1/2 और g जो है वो रेसिप्रोकल में g 1/2। अब जो 1/2 होती है ये हम इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं। 1/2 जो है जब पावर 1/2 हो तो ये रूट की पावर होती है। तो k इक्वल्स टू अंडर रूट, दोनों वेरिएबल्स के पास एल बी और जी के ऊपर भी जो है जो पावर हमारे पास है वो है 1/2। तो हम इनकी जगह रूट जो है इसको रिप्लेस करेंगे रूट से। तो जो हमारी वैल्यू t जो है टाइम पीरियड जो है वो किसके बराबर आता है, उसका एक्सप्रेशन जो है t इक्वल्स टू के अंडर रूट एल अपॉन जी। ये कांस्टेंट जो है यहाँ से हम रिप्लेस कर सकते हैं। कांस्टेंट की वैल्यू जो है यहाँ पर होगी 1/2। तो k अगर हम पुट करेंगे कांस्टेंट जो है यहाँ पर हमारे पास जो है k इक्वल्स टू 1/2। तो t की वैल्यू जो है हमारे पास वो आती है 1/2 अंडर रूट एल अपॉन जी। ये एक्सप्रेशन जो है हमारे पास टाइम पीरियड का एक्सप्रेशन आता है। अब इसी तरीके से हम बहुत सारी जो है फिजिकल क्वांटिटीज़ का जो फॉर्मूला है उसको डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आप स्ट्रोक्स लॉ को इसी तरीके से जो है वो डिराइव कर सकते हो। इसी तरीके से आप फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग जो है स्प्रिंग या स्ट्रिंग वो निकाल सकते हैं। इसके अलावा हम आते हैं कि इसके अलावा जो है डायमेंशन एनालिसिस के कुछ लिमिटेशंस भी होती हैं। तो लिमिटेशंस कैसी होती हैं कि इसमें जो है हमने इसके यूजेस पढ़े हैं, अलग अलग यूजेस पढ़े हमने इसके। तो डायमेंशन एनालिसिस का यूज़ जो हमने पहला पढ़ा था कि हमने बोला कि हम जो है इसमें हम कन्वर्जन करते हैं, एक सिस्टम ऑफ यूनिट्स को दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट्स में कन्वर्ट करते हैं। इसके अलावा हम किसी भी जो एक्सप्रेशन है फिजिकल क्वांटिटी की जो एक्सप्रेशन है या उसकी करेक्शन या हमारे पास कोई इक्वेशन है उसकी करेक्शन को भी चेक करते हैं। तो हम एक्यूरेसी को चेक करते हैं, इसमें फिजिकल क्वांटिटीज़ का अलग अलग एक्सप्रेशंस के एक्यूरेसी को चेक करते हैं। और उसके बाद हम आते हैं लास्ट जो आज का जो हमारा टॉपिक था डेरिवेशन ऑफ फॉर्मूला। तो हम अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज़ का फॉर्मूला जो है इससे डिराइव कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारा जो अगला टॉपिक है वो इसका लिमिटेशंस। लिमिटेशंस क्या है इसकी? लिमिटेशंस क्या है? तो पहली जो लिमिटेशंस है तो हमारे पास कुछ ऐसी क्वांटिटीज़ भी होती हैं जिनका रेशो बिल्कुल भी नहीं होता, जिसको हम बोल सकते हैं कि डायमेंशनलेस रेशो होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास स्ट्रेन है, तो स्ट्रेन का कोई भी रेशो नहीं होता। इस जो डायमेंशन एनालिसिस है वो हमको इसकी इन्फॉर्मेशन कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देता कि जो हमारे पास कुछ ऐसे डायमेंशनलेस रेशोज़ होती हैं उन क्वांटिटीज़ का कोई भी जो है डायमेंशन फॉर्मूला नहीं बताता। दूसरी जो हमारे पास इसकी लिमिटेशंस हैं ये हमको जो है क्वांटिटी का जो नेचर है वो नहीं बताता। फॉर एग्जांपल ये हमें ये नहीं बताता कि ये फिजिकल क्वांटिटी कौन सी है, स्केलर है या वेक्टर है। तो स्केलर, वेक्टर या स्केलर नेचर आपको नहीं बताएगा, डायमेंशनल एनालिसिस से आपको पता नहीं लगता।
उसके बाद जो अगला है, फॉर एग्जांपल अगर आपको जब जो है फोर्स देखोगे तो फोर्स का अगर आप डायमेंशन एनालिसिस लगाओगे और उसमें अगर आप चेक करोगे तो डायमेंशन फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, आप उसकी करेक्शन भी चेक कर सकते हो, आप कन्वर्जन भी कर सकते हो, बट आप ये नहीं बता पाओगे कि ये स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा जो नेक्स्ट हम जो है इसमें जैसे फॉर एग्जांपल ये जो डायमेंशन एनालिसिस है ये लिमिटेड है, ये सिर्फ आपको 3 वेरिएबल्स का ही बता पाएगा कि 3 वेरिएबल्स के जो अगर एक एक्सप्रेशन में 3 वेरिएबल्स है उन्हीं की डायमेंशंस आपको बताएगा। और उसके अलावा जो है मान लो अगर फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऐसी क्वांटिटी आ गई जिसमें 3 से ज़्यादा डायमेंशंस हैं तो उसके बारे में इसने कुछ भी ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, आप उसकी करेक्शन भी चेक नहीं कर सकते और उसके जो है उसकी कन्वर्जन भी आपके लिए जो है डिफ़िकल्ट हो जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर मोर देन 3 वेरिएबल्स हुए तो उसके बारे में भी कोई इंफॉर्मेशन इससे हमें नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का अगर फॉर्मूला अगर देखें तो वो होता है 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन FR²। अब इस एक्सप्रेशन में हमारे पास 3 से ज़्यादा वेरिएबल हैं। 3 से ज़्यादा वेरिएबल कैसे हैं? तो यहाँ पर हमारे पास एक तो चार्ज किसके बराबर होता है? चार्ज करंट इनटू टाइम। तो अगर हम यहाँ पर इसको जगह वैल्यू पुट करते हैं एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 1/4 पाई Q1 की जगह हम डालते हैं IT, फिर Q2 की जगह IT। इस वक्त हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया उसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल आए तो इसका आप डायमेंशन फॉर्मूला बाई डायमेंशन इक्वेशन से आप डिराइव नहीं कर पाएंगे। तो ये कुछ जो है हमारे पास लिमिटेशंस हैं डायमेंशन इक्वेशंस की, जिससे हम जो है हमें पता लगता है कि इसमें जो है जैसे फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे रेशोज़ हैं जो डायमेंशनलेस इक्वेशंस हैं या फॉर्मूलाज हैं, उसको आप इससे पता नहीं लगा सकते हो। वेक्टर या स्केलर नेचर पता नहीं लगता है। इसके बाद कुछ क्वांटिटीज़ हैं जो जिसमें 3 से ज़्यादा वेरिएबल्स हैं या एक्सप्रेशंस हैं, तो उनमें भी हम डायमेंशनल फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, कोई और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे। थैंक यू।